तो वर्किंग रूल डिफाइन करने जा रहे हैं PICF निकालने के लिए। तो टू फाइंड वर्किंग रूल टू फाइंड rule to find the part of CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए रूल बताने जा रहा हूँ आपको। मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, फार्मूला नोट कर रहे हैं कैसे आता है आपको रूल टू फाइंड द पार्ट ऑफ CF स्टडी करने के लिए मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके बाद PI कराएंगे। आपको दादने की ज़रूरत नहीं है, आपको बढ़िया से डिटेल आपको सलूशन बताएंगे। आपको दो मेथड से क्वेश्चन कराएंगे PI। आपको कोई टेंशन लेने के लिए बहुत ईजी करके इसको आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगे। अब देख लीजिए, इसके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको रूल टू फाइंड द पार्ट ऑफ CF कैसे निकालेंगे। तो कंसीडर चूँकि ये आपका nth ऑर्डर का है, लीनियर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट का हमारा ये फार्मूला है। लेकिन nth का निकालना थोड़ा बहुत टफ है, इसलिए सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए CF निकालने के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं। जैसे सेकंड फाइंड हो जाएगा, थर्ड भी फाइंड हो जाएगा, फोर्थ भी सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। सो आपको कंसीडर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बी। कंसीडर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर, देखिए L मीन्स लीनियर। कंसीडर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बी। डेल्टा 2z यहाँ A0 अपॉन डेल्टा x⁴n प्लस A1 डेल्टा 2z अपॉन डेल्टा x डेल्टा y प्लस A2 डेल्टा 2z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका इक्वेशन हम बना लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसका पार्ट ऑफ CF कैसे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ से CF निकालने के लिए दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस फॉर्म में लिखेंगे dd फॉर्म में। ये हो गया d टू पावर n, क्योंकि डेल्टा d स्क्वायर z लिख सकते हैं। कैपिटल D मीन्स डेल अपॉन डेल x और d डैश मीन्स डेल अपॉन डेल y। जहाँ भी डेल अपॉन डेल x है वहाँ हम लिखेंगे d, और जहाँ डेल अपॉन डेल y है वहाँ नोट करेंगे d डैश। सो इट कैन बी रिटन एज A0 d स्क्वायर z प्लस A1, इसको लिख सकते हैं dd डैश z प्लस A2, ये हो गया आपका d डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बोथ है, r इसमें z इज कॉमन। सो A0 d स्क्वायर प्लस A1 dd डैश प्लस A2 d डैश स्क्वायर, और ये बाहर कॉमन z इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब देख लीजिए यहाँ ये सेम टाइम पे हो गया, z का कोफिशिएंट d का फॉर्म में हो गया। यदि z का कोफिशिएंट टोटल d के फॉर्म में हो, मीन d का कोफिशिएंट यहाँ A0 A1 A2 आर कांस्टेंट हो, इसका मतलब ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर z के कोफिशिएंट में d और d डैश में जो है और ईच डिग्री इसकी डेरिवेटिव की डिग्री इस टर्म में सेम हो, यहाँ सेकेंड है d और d डैश पे जोड़ेंगे, यहाँ भी सेकेंड है, यहाँ भी है, तो इसका मतलब होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर क्योंकि डेरिवेटिव सेकेंड है यहाँ, तो आपको सेकेंड ऑर्डर का है। होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि डेरिवेटिव जो है इस टर्म में सेम है, यहाँ भी सेकेंड डेरिवेटिव है, यहाँ d और d डैश पे सेकेंड डिग्री है, यहाँ भी सेकेंड डिग्री है, इसलिए होमोजीनियस है। होमोजीनियस लीनियर क्यों है? लीनियर होने के लिए देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिग्री 1 है, और यहाँ डेरिवेटिव जो है डेरिवेटिव ईस्ट डेरिवेटिव पे डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर है। तो सो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अगर ऐसा है कहीं ये विच इज होमोजीनियस
लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, द ऑक्सिलरी इक्वेशन द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए या सब्सिडियरी इक्वेशन, बोथ आर सेम। कहीं कहीं बुकों में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा हुआ है AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा है, और किसी किसी बुकों में आपको सब्सिडियरी लिखा हुआ है, सब्सिडियरी इक्वेशन। तो बोथ आर सेम वर्ड, कहीं सब्सिडियरी इक्वेशन मिलेगा, कहीं आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, तो दोनों सेम चीज़ है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे विच इज होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स निकालने के लिए जहाँ डी है, डी के जगह पे हम पुट कर देंगे और D डैश इक्वल टू 1, जो जब आप डिफरेंशियल एंड Z इक्वल टू 1, जो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर पुट द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ जहाँ कैपिटल डी है वहाँ हम D डैश इक्वल टू 1 एंड Z इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। यहाँ ऑलरेडी 0 है तो 0 कोई दिक्कत नहीं है, अगर 0 नहीं रहता तो 0 पुट कर लेते। अब देख लीजिए, ये हो गया इक्वेशन A0 m स्क्वायर, ये आ गया आपका A1 इंटू m, ये आ गया आपका A2 इक्वल टू 0। इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब ये जो इक्वेशन आया देख लीजिए, अब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुआ है A0 m स्क्वायर प्लस A1 m प्लस A2 इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुआ है। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको जब फैक्टर करेंगे तो ये चेक करना होगा दोनों रूट जो आ रहा है वो रियल एंड डिफरेंट है कि सेम है कि कैसा रूट है। यहाँ स्टडी करते हैं कि जो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे, दो रूट m1 और m2 होंगे। वो रूट कैसे हैं, दोनों रियल एंड डिफरेंट है कि इक्वल रूट्स है, क्या है इस केस में हमको स्टडी करना है। उस केस के लिए हम फार्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, इसमें पहला हमने मान लेते हैं केस फर्स्ट, आपको लेते हैं या फार्मूला फर्स्ट नंबर या केस फर्स्ट। इफ़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन has, if the auxiliary equation has real and different root, has real and different roots, say m1 comma m2, then CF इक्वल टू, फार्मूला इस केस में हो जाएगा CF इक्वल टू F1y प्लस M1x प्लस F2y प्लस M2x। ये आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम डिराइव करके भी बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आता है। इफ़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिफरेंट रूट से m1 इक्वल m1 m2 दोनों डिफरेंट रूट है, नॉट इक्वल, से m1 का नॉट इक्वल टू m2, m1 का नॉट इक्वल टू m2, देन CF इक्वल टू F1y प्लस M1x प्लस F2y प्लस M2x। हियर F1 एंड F2 आर जो आर्बिट्री फंक्शन, वेयर F1 and F2 are arbitrary function। ये आपका आर्बिट्री फंक्शन है
सो सी एफ इक्वल टू, अगर दोनों रूट जो है इक्वल नहीं आता है, डिफरेंट रूट आ रहा है, तो देन सी एफ का फार्मूला होता है f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। यहाँ से जो इक्वेशन सेकंड है, यहाँ से हम फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके रूट देखेंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए अगर इसके रूट जो है, यदि इसके रूट दोनों डिफरेंट आते हैं तो उस केस में सी एफ के लिए फार्मूला है, सी एफ मीन्स f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x। इसका प्रूफ जो है मैं देख लीजिए, प्रूफ भी करा देता हूँ इसका। तो प्रूफ कराने के लिए इसको प्रूफ कराने जा रहा हूँ। प्रूफ की वैसे ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, लेकिन चलिए स्टार्टिंग से करा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो परमानेंटली पढ़ा रहेगा, तो ये आप जो है भविष्य में पढ़ सकते हैं, या आगे आने वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट कराते क्वेश्चन को। तो आप देख लीजिए, अगर ये दोनों रूट डिफरेंट है तो हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, जो इसको हम ये इक्वेशन को फैक्टर करके लिखते हैं। लेट, जो इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, इसका m1 एंड m2 रूट है, तो लेट हम मान लेते हैं d माइनस m1 d डैश, इनका फैक्टर कर लिए, तो इसका हम फैक्टर कर रहे हैं d के टर्म में, तो इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सो कैन बी फैक्टराइज इसको दिस इक्वेशन एंड d माइनस m1 d और d माइनस m2 d डैश z इक्वल टू 0 कैन बी फैक्टराइज। डी के फॉर्म में इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। इस इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे डी के फॉर्म में, तो हम मान लेते हैं लेट डी माइनस m1 डी डैश और डी माइनस m2 डी डैश z इक्वल टू 0, ये है इसका फैक्टराइज। अब इसका सलूशन निकालना है, इसको बना लिया इक्वेशन थर्ड। अब इसका सलूशन दोनों डिफरेंट रूट, वेयर m1 एंड m2 आर टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, उस केस में हम इसका सलूशन निकालने जा रहे हैं। सलूशन यही आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट इसका सलूशन है, तो हम मान लेते हैं कि d माइनस m2 t डैश z satisfy the equation third सिंस d माइनस इतने पोर्शन को पहले सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर इसके साथ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो पहले एक एक टाइम को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो d माइनस m2 d डैश z इक्वल टू 0 सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड, सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड, सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड। सो इसको हम सलूशन निकाले जा रहे हैं। देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, डी जेड माइनस m2 डी डैश z इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया जेड का, ये डी जेड मीन्स होता है डेल जेड अपान डेल एक्स, माइनस m2 डी डैश मीन डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा, इसके पहले मैडम ने बताया होगा या कोई भी सर बताए होंगे। क्या बताए होंगे समझ लीजिए, जहाँ भी देख लीजिए डेल्टा जेड अपान डेल एक्स को डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। स्मॉल पी मीन डेल जेड अपान डेल एक्स एंड डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू एंड डेल्टा 2 जेड अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डिनोटेड बाई स्मॉल एस एंड डेल्टा 2 जेड अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डिनोटेड बाई आर एंड डेल्टा 2 जेड अपान डेल्टा वाई स्क्वायर डिनोटेड बाई टी। तो ये इंडिकेटर है, देख लीजिए, डेल जेड अपान डेल एक्स डिनोट करते हैं पी, जहाँ स्मॉल पी है, स्मॉल पी मीन्स डेल जेड अपान डेल एक्स, स्मॉल क्यू मीन्स डेल जेड अपान डेल वाई, और डेल्टा 2 जेड अपान डेल एक्स डेल वाई मीन्स एस, और डेल्टा 2 जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर मीन्स आर, और डेल्टा 2 जेड अपान डेल वाई स्क्वायर मीन्स टी। तो इस बार इंडिकेटर है, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, ये इक्वेशन हो गया आपका P माइनस m2q इक्वल टू 0 फाइंड हो गया। आप देख लीजिए, विच इज लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, विच इज, आप इसके पहले पढ़ चुके होंगे, विच इज लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन।
ये आपका लाग्रेंजन लीनियर इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन लाग्रेंजन लीनियर इक्वेशन क्या चीज़ है समझ लीजिए, देख लीजिए। कोई भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर इज कॉल्ड लाग्रेंजन इक्वेशन। हियर P and Q and R are function of x and y. Capital P, capital Q, capital R are function of x y z. P भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का, Q भी फंक्शन हो सकता है एक्स वाई जेड का, और R भी एक्स वाई जेड का फंक्शन हो। तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड लाग्रेंजन लीनियर इक्वेशन। पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर टाइप इज कॉल्ड लाग्रेंजन लीनियर इक्वेशन। अगर कहीं कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है लाग्रेंजन लीनियर इक्वेशन, देन कैन बी राइट द सब्सिडियरी इक्वेशन आर या द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर। अगर विच इज लाग्रेंजन लीनियर इक्वेशन सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, या ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं या सब्सिडियरी। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर मीन्स डी एक्स अपान स्मॉल पी का कोफिशिएंट 1, डी वाई अपान स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट -m2 और डी जेड अपान दिस इज कॉल्ड चारपिट्स मेथड। भी हमको आपको कराएंगे, बहुत विधिवत बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। चूँकि हम लास्ट टॉपिक उठा रहा हूँ इसका, ये पीआई आपको सेशनल के पर्पज़ से, इसलिए जो है अभी हम छोड़ रखा हूँ, इसके बाद कराएंगे। सो डी जेड अपान राइट हैंड साइड यहाँ 0 देख लीजिए, ये चीज़ हुआ। अब यहाँ से हमें चूँकि ये प्रूव करना हो, ये एक हम प्रूव करते हैं 1-2 फार्मूला, उसके बाद सारे लिखेंगे। समझने के लिए आपको प्रूव करा रहा हूँ। कहीं कहीं क्वेश्चनों में इसका यूज है, इसी यूज से सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व किया गया होगा। डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आता होगा या नहीं कोई बता पाता होगा, तो इसी का हेल्प से हम आगे कराएंगे, इसलिए यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बार देख लीजिए इसको, टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शन, पहला और दूसरे पोर्शन को लेके सॉल्व करेंगे, और उसके बाद दूसरे बार हम फर्स्ट एंड लास्ट को लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ 2 तरीका है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, और उसके बाद टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन। तो टेकिंग फर्स्ट ले रहे हैं, टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर या फर्स्ट 2 फ्रैक्शन, फर्स्ट 2 फ्रैक्शन ले रहे हैं। देख लीजिए डी एक्स अपान 1 इक्वल टू डी वाई अपान -m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, डी वाई इक्वल टू -m2 इंटू डी एक्स। अब देख लीजिए विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, देन इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा y इक्वल टू -m2x अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट c। सो ये हो गया y प्लस m2x इक्वल टू c1, यहाँ से फाइंड हो गया। और टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन लेंगे, यहाँ से टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन लेंगे तो डी एक्स अपान 1 इक्वल टू ये हो गया डी जेड अपान 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो डी जेड इक्वल टू 0, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो जेड इक्वल टू फाइंड हो गया c2। यहाँ से z की वैल्यू c2 फाइंड हो गई। सो अब इसको दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। देख लीजिए आपने जहाँ लिखा होगा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, देन द रिक्वायर्ड सोल्यूशन यहाँ से फाइंड होता है। यहाँ से लिखते हैं जो सोल्यूशन आपका आता होगा यू वी इक्वल टू 0 आता होगा, या इसी को लिख देते हैं c2 इक्वल टू f(c1), ये सोल्यूशन है। c2 इक्वल टू f(c1) इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये आप लाग्रेंजन लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे, इसके पहले लाग्रेंजन पढ़ाया गया होगा वहाँ कि पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, देन एफ यू कामा वी इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, आर c2 इक्वल टू f(c1) इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। तो इसका सोल्यूशन होने के लिए देख लीजिए यहाँ से लिख सकते हैं c2 इक्वल टू, सो यहाँ से c2 इक्वल टू f(c1) आर c2 मीन्स z इक्वल टू f(c1) की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए c2 इक्वल टू f(c1) आर z, c2 के जगह z है और f और c1 के जगह ये हो गया y प्लस m2x इज द सोल्यूशन ऑफ, इसका बना लेंगे इक्वेशन, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको बना लेते हैं इज सोल्यूशन ऑफ, इसको फोर्थ इक्वेशन बना लेते हैं आप,
फोर्थ C2 equal to F C1 RZ equal to F Y M plus M2X is the solution of the equation फोर्थ। ये वो फोर्थ का सलूशन है। तो इसका जो है आपका सलूशन जो फाइंड हुआ वो आया ये Z इक्वल टू एफ वाई प्लस M2 इज द सलूशन ऑफ द इक्वेशन फोर्थ। D माइनस M2 D डैश Z इक्वल टू 0 का सलूशन फाइंड हो गया F Z इक्वल टू एफ वाई प्लस M2। Similarly, we can prove कर सकते हैं D माइनस M1 D Z। Similarly, we can prove that Z equal to F Y plus M1X is the solution of the differential equation D minus M1 D dash Z इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कि जो D माइनस M1 D डैश और Z है उसका सलूशन Z इक्वल टू Y इक्वल टू M1X होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट Z इक्वल टू F Y प्लस M1X इज द सलूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन D माइनस M1 D डैश Z इक्वल टू 0। तो हैंस द कंप्लीट सलूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, जो ये सेकेंड है, हैंस द सलूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट, hence the complete solution of 1R, जो इक्वेशन 1 है, जो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिए है, इसका सलूशन होगा Z इक्वल टू दोनों जोड़ लेते हैं सलूशन जो अलग अलग फाइंड हुआ है, ये सलूशन और ये सलूशन को जोड़ लेंगे तो ये हो गया F1 Y प्लस M1X प्लस F2 ये हो गया Y प्लस M2X। ये कब सलूशन होगा? जब दोनों रियल एंड डिफरेंट रूट हो, उस केस में, केस फर्स्ट के केस में सलूशन है। तो यही पहला हमने लिए थे केस फर्स्ट, इफ द अगली इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिफरेंट रूट्स से M1 कैन नॉट इक्वल टू M2 देन CF इक्वल टू F1 Y प्लस M1X प्लस F2 Y प्लस M2X। ये आपका आ गया उस केस में जब टू इक्वल रूट्स हो। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कराने जा रहे हैं, इसमें टू इक्वल रूट्स के लिए इसी में नोट करके फार्मूला आप लिख लीजिए। ये जो है अब नोट करके इसी में मान लेते हैं कि आपको n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ M1 M2 M3 so that Mn are all real and different roots then CF का फार्मूला नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट नंबर फर्स्ट है फार्मूले में नोट करके, इफ़ M1 M2 M3 डाटा Mn आर ऑल रियल एंड डिफरेंट रूट देन CF का फार्मूला हो गया, देख लीजिए ये हो जाएगा अलग अलग रूट हो तो F1 Y प्लस M1X प्लस F2 Y प्लस M2X प्लस F3 Y प्लस M3X प्लस सो डॉट बहुत सारे जितने भी रूट अगर रियल एंड डिफरेंट है तो यहाँ सब ऐड कर लेंगे Mn X। तो ये जनरल फार्मूला हो गया
यदि ये सारे रूट अलग अलग एंड रियल एंड डिफरेंट रूट है तो उस केस के लिए फार्मूला ये आपका हो गया CF के लिए। अब केस सेकेंड स्टडी करने जा रहे हैं। केस सेकेंड में यदि टू रूट्स आर रियल हो, दोनों रूट्स अगर इक्वल रूट्स हो। केस नंबर सेकेंड, केस सेकेंड, if the auxiliary equation has two equal roots say m1 equal to m2, तो m1 equal to m2, then CF equal to, इस केस में f1y प्लस m1x प्लस ax इंटू f2y प्लस m2x ये हो जाएगा। अगर कोई केस ये है आपका इफ़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट से मान लेते हैं m1 इक्वल टू m2 है, देन CF इक्वल टू f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x ये होगा। ये याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको हम प्रूफ भी कराते हैं, इसका प्रूफ भी कराते हैं। जो दो इक्वल रूट्स होता है तो यहाँ x टर्म आ जाता है। ये अगर इक्वल नहीं रहेगा तो देख लीजिए यहाँ f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x है, लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ x ऐड हो जाता है। अगर दो इक्वल रूट पे, अगर 3 इक्वल रूट्स रहेगा तो यहाँ x स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो हम दो इक्वल के केस के लिए हम आपको डिस्कस करते हैं फार्मूला, उसके बाद और सिमिलरली करके लिखेंगे। तो देख लीजिए इसका प्रूफ भी, इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं लेट दो इक्वल रूट है d माइनस, हम मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है तो d मान लेते हैं d इंटू एम डी डैश इंटू डी माइनस एम डी डैश इंटू जेड इक्वल टू 0। इसको बना लेते हैं, इक्वेशन मान लेते हैं। ये आपका कौन सा इक्वेशन है? 4 इक्वेशन हो चुका है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 5 है। अब देख लीजिए यहाँ दोनों रूट को एम में लिए हैं, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू हमने मान लिया m कोई रूट है, दोनों इक्वल रूट्स है तो m1 इक्वल टू m2 है। यहाँ दोनों m2 इक्वल टू m1 है तो बल्कि यहाँ m ले लीजिए, यहाँ से m1 इक्वल टू m2 ले लीजिए, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों रूट इक्वल है तो यहाँ m कर देंगे, m1 इक्वल m2। देखिए CF इक्वल f1 y प्लस mx प्लस x, f2 इक्वल टू y प्लस m2, क्योंकि m1 की वैल्यू m मान लेते हैं, m2 की वैल्यू m। तो यहाँ देख लीजिए, इसलिए हम दोनों सेम लिया हुआ है, d माइनस एम डी डैश और d माइनस एम डी डैश जेड इक्वल टू 0 लिया। इसको प्रूव करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमने मान लेते हैं लेट इतने पोर्शन को मान लेते हैं d माइनस m1 d डैश m डी डैश जेड को हम मान लेते हैं ये u है, इक्वेशन 6। इसको हमने u मान लिया तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, देन ये हो गया d माइनस एम डी डैश, इसके जगह पे हमने इसको पूरे को u मान रखा हूँ तो इसके जगह पे यहाँ पुट करेंगे तो हो गया u इक्वल टू 0। अभी देखिए देन d माइनस एम डी डैश इक्वल टू 0 आ गया। अगर ये 0 आ गया तो इसका सलूशन, इस टाइप का सलूशन इसके पहले हमने स्टडी कर चुके हैं। देख लीजिए यहाँ कि z इक्वल टू f(y) प्लस m2x इज द सलूशन ऑफ इक्वेशन 4। या देख लीजिए ये सलूशन किसका है, d माइनस m1 d डैश जेड की, इसका सलूशन ये चीज़ है। इसी तरीके से देन d माइनस एम डी डैश इक्वल टू u इज द सलूशन। अगर ये है देन ये वो चीज़ हो गया इक्वेशन, एंड यहाँ से u इक्वल टू u की वैल्यू, एंड ये इक्वेशन 5 हो चुका है, एंड u इक्वल टू जो u की वैल्यू फाइंड हो रही है यहाँ से u की इक्वल टू हो गया f1, यहाँ f मान लेंगे f(y) प्लस mx। यहाँ से इससे देख लीजिए यहाँ u इक्वल टू y प्लस mx क्यों लिया हूँ ऐसे कि जब यहाँ आपका देखिए d माइनस m1 डैश d डैश जेड था
तो z इक्वल टू यहाँ z था तो यहाँ z इक्वल टू एफ वाई प्लस m1x ले लिए, जो कि m1 इक्वल टू यहाँ m है। तो जब m लेंगे यहाँ m है तो यहाँ z इक्वल टू ले रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ d माइनस एम डी डैश u है तो यहाँ u इक्वल टू एफ, और यहाँ हो जाएगा आपका y प्लस m(x), m1 के जगह पे m है। इज द सॉल्यूशन ऑफ d माइनस एम डी डैश u इक्वल टू 0। अब इसका ये सलूशन हो गया तो इसका मतलब इसका सलूशन हो गया तो इसके जगह पुट करेंगे। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 6 बिकम्स, ये पहले कर चुके हैं, अब फार्मूले में कर चुके हैं। सो इक्वेशन 6 बिकम्स d माइनस एम डी डैश, ये हो गया z इक्वल टू u की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एफ वाई प्लस m(x). अब इसको अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो डी जेड माइनस एम डी डैश z इक्वल टू ये हो गया एफ वाई प्लस m(x). फार्मूला थोड़ी डिराइव कर रहे हैं समझने के लिए, अदरवाइज ये डिराइव नहीं आता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इसलिए कराता हूँ, मेरी आदत है कराने के लिए। अब यहाँ से ये हो गया डेल जेड अपान डेल एक्स लिख सकते हो इसको, अब माइनस एम डेल जेड अपान डेल वाई इक्वल टू एफ हो गया वाई प्लस m(x). सो इसको डेल जेड अपान डेल एक्स को p लिख सकते हैं, p माइनस एम क्यू इक्वल टू एफ वाई प्लस m(x) हो गया। अब देख लीजिए यहाँ ये विच इज लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, विच इज लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन जहाँ dx अपान स्मॉल p का कोफिशिएंट एंड dy अपान स्मॉल q का कोफिशिएंट और माइनस m एंड dz अपान राइट हैंड साइड, ये हो गया एफ वाई प्लस m(x). ये चीज़ हुआ। अब वहाँ देख लीजिए c1 इक्वल टू वाई प्लस, वहाँ c1 की वैल्यू क्या लिए थे y प्लस m2x लिए थे, या y इक्वल टू m1x लिख सकते हैं, तो ये आपको m1x भी लिख सकते हैं, विच इज लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। ये फॉर्म है टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, यहाँ से फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेंगे। टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन यहाँ से ले रहे हैं, फर्स्ट टू फ्रैक्शन। आपको पहला और दूसरा पार्ट लेंगे, इसको पहला और सेकंड पार्ट ले लीजिए पहले एक साथ, और उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, तो पहला और दूसरा एक साथ। तो ये हो गया आपका dx अपान f1 इक्वल टू dy अपान माइनस m, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो dy इक्वल टू ये हो गया आपका m dx इंडिकेटिंग बोथ साइड, सो y इक्वल टू माइनस m(x) प्लस c1, यहाँ से हो गया। सो इसको लिख सकते हैं y प्लस m(x) इक्वल टू c1 फाइंड हो गया यहाँ, ये हो गया y इक्वल टू m(x) प्लस c1। अब टेकिंग ले लेंगे, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन ले रहे हैं, एंड टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, तो फर्स्ट एंड लास्ट ले रहे हैं, तो dx अपान 1 डिवाइड इक्वल टू dz अपान, यहाँ देख लीजिए f, ये हो गया y प्लस m(x), यहाँ से देखिए y प्लस m(x) इक्वल टू c1 फाइंड हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं dx अपान 1 इक्वल टू dz अपान f c1, क्योंकि y प्लस m(x) इक्वल टू c1 फाइंड हो चुका है। तो अब देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो dz इक्वल टू हो गया आपका f c1 dx, तो विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। सो जेड इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रल ऑफ एफ सी वन इंटू डी एक्स। तो यार जेड इक्वल टू एफ सी वन इज कॉन्स्टेंट, अब 1 का इंटीग्रल हो गया एक्स, ये आया। अब ये चीज़ आ गया आपका। यहाँ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट C2 ऐड कर लेंगे। सो देख लीजिए ये आ गया आपका z इक्वल टू F1, z की वैल्यू आ गई F1C प्लस एक्स, या यहाँ से देखिए z की वैल्यू ये चीज़ आ चुकी है, z मीन्स हो गया x इंटू F(C1), दैट इज़ z की वैल्यू जो फाइंड हुई x इंटू F और C1 की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं, y प्लस mx फाइंड हो गया। ये आई फाइंड की वही जेड की वैल्यू, और एक जेड की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, यहाँ C2, यहाँ से C2 भी लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, या इस तरीके से ये प्लस C2 भी है यहाँ, इसको इधर लाइए, जेड माइनस एफ C1 इंटू एक्स इक्वल टू C2। अब यहाँ C2 एंड C2 है तो हमको लिख सकते हैं। देन सोल्यूशन फॉर्म में क्या होता है, सोल्यूशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, C2 इक्वल टू होता है F(C1), ये सोल्यूशन का फार्मूला है। आपको C2 इक्वल टू F(C1) इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बना लेंगे इक्वेशन आपका 5। C2 इक्वल टू F(C1) इज द सोल्यूशन ऑफ 5, इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। इसका सलूशन हो गया तो C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ। C2 मीन्स Z माइनस F(C1), जहाँ C2 है C2 के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, Z माइनस F(C1) इक्वल टू ये हो गया F(C1). तो यहाँ से देख लीजिए C1 की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों जगह, Z ये हो गया, और यहाँ छूट गया Z माइनस ये x भी है F(C1). तो यहाँ से देख लीजिए Z इक्वल टू उस साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा F(C1) प्लस AX F(C1). तो C1 की वैल्यू वहाँ से पुट कर देंगे। सो Z इक्वल टू F ये हो गया Fy प्लस mx, अब प्लस AX ये हो गया आपका Fy प्लस mx, ये चीज़ आया। यदि आपको 2 इक्वल रूट्स है तो उस केस में यहाँ F1 F2 ले सकते थे, या इंटीग्रेट जो करते हैं आप ले सकते हैं इस फॉर्म में। तो ये आपका सलूशन आ गया। यदि आपको 2 इक्वल रूट्स है, M1 इक्वल टू M2 है, देन CF इक्वल टू फार्मूला हो गया आपका, CF जो निकाल रहे हैं उस केस में यहाँ लिख सकते हैं आप इस फॉर्म में। ये हो गया आपका, यहाँ M1 M2 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यदि 2 इक्वल रूट्स हो, यहाँ F1 F2 भी इंडिकेट कर सकते हैं आपको। यहाँ जो हमने लिया हो यहाँ F इसको माना था, यहाँ फर्स्ट 2 फ्रैक्शन यहाँ लेके सॉल्व किया हूँ, F लेकर इसको F1 F2 हम मान सकते थे, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ अगर हम F1 लिए होते यहाँ F1 ले सकते हैं, U इक्वल टू F1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो भी लिखा था यहाँ F1 कर देंगे अगर, तो इस फार्म में F1 F2 के फार्म में आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। अदरवाइज नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जब इंटीग्रेट करते हैं ये F1C हो गया, यहाँ से ये आपका F1C ये हो गया F1C, और यहाँ लिख रहे हैं F2C, F2C लेंगे यहाँ तो हो गया F2, ये हो गया F2, ये हो गया F1। तो इस तरीके से ये हो गया आपका F1, ये आया आपका, ये हो गया F1 और F2। तो ये आपको इस फॉर्म में आ गया। अब इसको जनरल फार्मूला लिखवाने जा रहे हैं। अब आपको देख लीजिए, ये अगर 2 इक्वल रूट्स हो तो CF का फार्मूला यही आया आपका CF। यदि M1 इक्वल टू M2 हो, 2 रूट्स आर इक्वल हो, देन CF इक्वल टू F1 y प्लस mx प्लस x F2 y प्लस m2 x, ये हो गया आपका CF का पार्ट हो गया यहाँ। अब इसी तरीके से नोट करके फार्मूला, इफ़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन नंबर 1 इसमें, इफ़ द ऑक्सिलरी equation has
3 इक्वल रूट्स से m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m, देन CF का फार्मूला हो गया आपका F1। अगर 3 इक्वल रूट्स है तो उस केस में आपको यहाँ से F1 y प्लस AMX प्लस AX, F2 y प्लस AMX प्लस AX स्क्वायर, F3 y प्लस AMX, ये 3 इक्वल रूट्स के केस में है। और अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट आ जाए तो उसी में ऐड करते चले जाएंगे। ये आपको 3 इक्वल रूट्स के केस में आया। अगर 3 इक्वल रूट्स हो तो उस केस में ये फार्मूला लगेगा। इसी में सेकेंड इफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ 3 इक्वल रूट्स एंड अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, हैज़ 3 इक्वल रूट्स से उसी में ऐड कर सकते थे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू m एंड अदर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट देन CF इक्वल टू, CF का फार्मूला देख लीजिए। अगर 3 इक्वल है तो यहाँ F1 y प्लस AMX प्लस F2 y प्लस AMX प्लस AX स्क्वायर, F3 y प्लस AMX एंड अदर रूट आर रियल एंड डिफरेंट है तो यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। F4 y प्लस M4X प्लस F5 y प्लस M5X सो डॉट। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इस बेस पे क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे जो है बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराएंगे जो आपको सॉल्व करने के लिए मेथड डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर कीजिए। आप जो CS वाले सारे ब्रांच को सेक्शन A और B को भी आप लोग भेज दीजिए। अपने फ्रेंडों से कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और IT वाले सारे बच्चे सब्सक्राइब करें और EC वाले भी, तभी आपको क्लास पढ़ाएंगे। अगर आप लोग सभी लोग पढ़ेंगे और देखेंगे वीडियो, अगर आपको समझ में आता है तो मैं सारे आपको पहले मैं 1 यूनिट करा रहा हूँ, फिर देखेंगे 2 करा देंगे और आगे भी करा देंगे, 3-4 यूनिट भी करा देंगे। यदि आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे, यदि आप लोग जो है पढ़ेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे मैं आगे भी आपको पढ़ाते सारे सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। जून तक पेपर होने से पहले हम सारे यूनिट आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पढ़ा देंगे।